ओवर कैपिटलाइजेशन डिस्कस कर रहे थे अभी। ओवर कैपिटलाइजेशन में इसके कॉजेज क्या है हमने डिस्कस कर लिए थे कि ओवर कैपिटलाइजेशन आपके फर्म में बेसिकली क्यों होता है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन कई सारे वजह हमने देखे। एक वजह तो हमने ये देखा कि जिस रेट से आपने कैपिटलाइजेशन का कैलकुलेशन किया, वो कैपिटलाइजेशन का रेट ही आपने क्या किया, कम रखा। तो कम रखने की वजह से या फिर आपने एस्टिमेट सही नहीं किया रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन का, तो रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन या करेंट रेट आपने कम कंसीडर किया। नेक्स्ट है कि आपके पास फर्म में जितने भी बिजनेस के एसेट्स थे, बिजनेस के एसेट्स को आपने हाई प्राइस पे वैल्यूएशन कर लिया। तो हाई प्राइस पे वैल्यूएशन करने की वजह से भी आपका जो कैपिटलाइजेशन का वैल्यू आएगा वो ज्यादा आएगा, यानी आपने फर्म में ज्यादा फर्म में फंड रेज कर लिया। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज या फिर इंटेंजिबल एसेट्स हैं, इनको भी आपने ओवर स्टेटेड या फिर हायर प्राइस पे एक्सप्लेन किया है या फिर शो किया है। डिविडेंड पॉलिसी आपका लिबरल रहा। लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब आपने डिविडेंड के फॉर्म में बहुत ज्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया, रिटेन अर्निंग के फॉर्म में अपने पास पैसा कम रखा। अपने पास मतलब फर्म की हम बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं। डिप्रिसिएशन के लिए आपने या फिर डिप्रिसिएशन के रिप्लेसमेंट के लिए आपने जो प्रोविजन बनवाया, ठीक है, तो एडिक्वेट प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन रिप्लेसमेंट आपने सही तरीके से नहीं बनाया होगा। जितना आपको डिप्रिसिएशन के लिए फंड बनाना चाहिए था, ये रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट के लिए आपको प्रोविजन बनाना चाहिए था, आपने उतना प्रोविजन नहीं बनाया। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी पे लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स अगर हाई कर दिया गया, ज्यादा कर दिया गया, तो उसकी वजह से जो आपका अर्निंग का एक पोर्शन है, वो अर्निंग का पोर्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होने की वजह से भी आपका कैपिटलाइजेशन का जो अमाउंट है वो ज्यादा हो जाएगा, कॉर्पोरेट टैक्स हो जाएगा। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही थी, यानी कंपनी जब हमने स्टेब्लिश किया, ठीक है, तो कंपनी जब स्टेब्लिश किया उस टाइम पे इन्फ्लेशन का सिचुएशन था। इन्फ्लेशन मतलब हायर इन्फ्लेशन चल रहा था। तो जितने भी उस टाइम पे आपके एसेट्स खरीदने थे या फिर फर्म के लिए बिजनेस के लिए एसेट को रिक्वायरमेंट थी, वो एसेट्स आपको हाई प्राइस पे मिले। यानी एसेट जब हाई प्राइस पे मिलेंगे तो आपका जो एसेट साइड है या फिर बिजनेस का जो एसेट्स है, वैल्यूएशन है, यानी बुक वैल्यू आपका ज्यादा हो जाएगा। तो बुक वैल्यू ज्यादा हो जाएगा और उसके हिसाब से अर्निंग उतनी नहीं होगी। मे भी इन्फ्लेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो अगर उतनी अर्निंग नहीं होती है तो ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन आपको झेलना पड़ेगा। A company incorporated with higher prices, ठीक है, incorporated with asset at higher prices। इसके अलावा हमने एक चीज और डिस्कस किया था, शॉर्टेज ऑफ फंड। शॉर्टेज ऑफ फंड के केस में अगर आपके पास फंड की कमी पड़ रही है, तो फंड की कमी को पूरा करने के लिए आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, तो लोन का अगर आपने बोरोइंग हाई प्राइस पे कर लिया या फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर लिया, तो उस टाइम पे भी आपको ये दिक्कत आएगी कि हायर इंटरेस्ट में मतलब आपका फिर से एक्सपेंसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने वाला है, क्योंकि लोन पे आपका इंटरेस्ट क्या होता है, कंपनी के लिए एक्सपेंसेज होता है। तो जिस टाइम पे आपने लोन लिया और लोन की एकदम से रिक्वायरमेंट थी और कम प्राइस पे या लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको नहीं मिल पाया और आपको मजबूरी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर उसको कंसीडर करना पड़ा, तो उसकी वजह से भी आपको ओवर कैपिटलाइजेशन मतलब आपके अब अर्निंग का एक हिस्सा क्या होगा, इंटरेस्ट के फॉर्म में चला जाएगा, तो अर्निंग आपकी कम होगी। तो अब आज हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट या कंसिक्वेंसेज ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। एक बार फिर से मैं ओवरव्यू दे देता हूँ ओवर कैपिटलाइजेशन का, ताकि फिर से अगर मैं इफेक्ट बता रहा हूँ तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें कोरिलेट होना चालू हो जाए। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर कोई भी बिजनेस रन कर रही है, तो उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैपिटल के रिक्वायरमेंट को असेस करते हैं कि हमें कितना चाहिए होगा। तो बेस्ड ऑन हमने कई तरीके से इसका असेसमेंट देखा था। अगर कोई सपोज नई फर्म है, नई बिजनेस है या फिर नई बिजनेस है, तो वो अपने जिस बिजनेस में एंटर कर रही है
उस बिजनेस में करेंट रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या चल रहा है, या फिर उसमें कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, आप वहां से पता कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए, यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए। दूसरी तरफ अगर वो एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो एग्जिस्टिंग बिजनेस का आप कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, पास्ट ईयर के जितने भी आपके प्रॉफिट हैं या लॉसेज हैं, आप उनका एवरेजिंग करते हैं और फिर कई सारे उसमें एडजस्टमेंट को आप मीट करते हैं। एडजस्टमेंट यानी अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, एक नॉर्मल लॉस हो रहा है, इन सबको आप क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करने के बाद एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको एक्चुअल में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम बात करें तो जो अमाउंट ऑफ कैपिटल है एक तरह से आपका एस्टिमेशन है, या फिर ये वो अमाउंट है जितना आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे ये पता लगाना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने आपने जो कैपिटल लगाया है अपने फर्म में, बिजनेस में, तो उसका जो कैलकुलेशन है कि कितना होना चाहिए था, वो कितना सही है या फिर कितना सही तरीके से आपने इसका एस्टिमेशन किया है, उसका हम असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये तीन सिचुएशन अराइज हो सकते हैं कि आपने जितना एस्टिमेट किया है, जितना आपने फंड रेज किया है वो सही है, या फिर हो सकता है कि एक टाइम पे आपने जितना रेज किया है उतना रेज नहीं करना चाहिए तो उससे ज्यादा रेज कर लिया है। तीसरा सिचुएशन हो सकता है कि जितना आपने रेज किया है, ठीक है, पहले वाले केस में हमने क्या है कि आपने जितना करना चाहिए उतना उतना नहीं किया, ठीक है, और दूसरे केस में हो सकता है कि आपने कम किया, ठीक है, तो यानी ज्यादा या कम, कभी एक टाइम पे आपने ज्यादा एस्टिमेट कर लिया, हो सकता है एक टाइम पे आपने कम एस्टिमेट कर लिया। तो ओवर या अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन हो सकती है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन कब होता है, जब आपने एस्टिमेशन में जितना फंड लगना चाहिए था उससे ज्यादा आपने, तो अब ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन कब अराइज होगा, जब आपने एस्टिमेशन से, यानी आपका एस्टिमेशन गड़बड़ हो गया, और गड़बड़ होने का मतलब आपने जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज्यादा आपने फंड रेज कर लिया। तो जब उससे ज्यादा फंड रेज कर लेंगे, इट मीन्स कि आप अब उतना ज्यादा एफिशिएंट लेवल पर काम नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अगर ऑन एन एवरेज हम इंडस्ट्री का जो रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री के रेट ऑफ रिटर्न से आपका जो रेट ऑफ रिटर्न आएगा अब कम आएगा, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है, उतने ही फंड में बाकी कंपनियां आपको अच्छा रिटर्न दे रही हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा फंड में क्या कर रहे हैं, उतना या फिर उससे कम रेट अर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन, तो आपका जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है वो करेंट रेट से कम है, करेंट रेट से कम है। और करेंट रेट क्या है, जो आपका इंडस्ट्री का, जो आपका इंडस्ट्री का क्या है, एवरेज रिटर्न है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जहाँ पे इंडस्ट्री मतलब इस तरह के बिजनेस में जितने भी फर्म या फिर बिजनेस काम कर रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेस, तो उस केस में उनकी अर्निंग जो हो रही है, सपोज कर लो 8% हो रही है, वहीं पे आपकी अर्निंग 6% या फिर 5% हो रही है, ठीक है। तो यानी जो करेंट रेट है और एक्चुअल रेट है, ये डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस या फिर आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, कैपिटल लगाया है, वो ज्यादा है या फिर कम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसी को जज कर लेंगे। बाकी दो मेथड हमारे और भी थे, रियल वैल्यू बिजनेस और रियल वैल्यू ऑफ शेयर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो भी हमारे जो रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस है या फिर शेयर्स है, वो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस या बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स से कम हो रहे होंगे। तो ये तीन सिचुएशन है या फिर तीन हमारे तरीके हैं जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को। चलो, तो अब यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेज हम देखेंगे ऑन द कंसर्न और द कंपनी। पहला इफेक्ट कंपनी पे हम देखते हैं, फिर दूसरा इफेक्ट हम शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी पे देखेंगे, फिर तीसरा इफेक्ट बिजनेस पे देखेंगे, और लास्ट इफेक्ट हम देखेंगे कि सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ओवरऑल एक चीज ध्यान में रखना ताकि थोड़ा सा और कंपेरिजन इजी हो जाएगा इफेक्ट को समझना। तो यहाँ पे जो एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न है या फिर जो आपकी अर्निंग हुई, जितना आपने एस्टिमेट किया था उतना
नहीं हुआ, या फिर एवरेज जो इंडस्ट्री का रिटर्न चल रहा है, इंडस्ट्री के रिटर्न से आपका रिटर्न कम है, ठीक है, यानी इंडस्ट्री आपके जितना आप जितना कैपिटल लगाए हैं उससे कम में ही वो बेटर रिटर्न दे रहे हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब तो ये हुआ ना कि आप ज्यादा कैपिटल का यूज करके आप जो अर्निंग कर रहे हैं वो उतने ही कैपिटल में बाकी कंपनियां आपसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को हम कहते हैं कि नॉट अ व्हीकल ऑफ बूस्टिंग मोरल और करेज अमंग द मैनेजर, ठीक है। बाकी ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे हमें इससे बाहर निकलना है, द वंडेबल स्टेज फ्रॉम विच वन मस्ट गेट रीड एज सुन एज पॉसिबल। यानी ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन से किसी भी फर्म या बिजनेस को कोशिश करनी चाहिए कि अब इसको अवॉइड किया जाए या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को कम किया जाए। यानी ये तभी हो सकता है जब अपने परफॉर्मेंस को आप क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। तो रेमेडियल एक्शन हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओवर कैपिटलाइजेशन की वजह से आपका कंपनी, फर्म, शेयर होल्डर, सोसाइटी, ओवरऑल आपका बिजनेस, हर कोई इससे अफेक्ट होगा या फिर हर कोई पे इसका प्रभाव पड़ेगा। पहला इफेक्ट देखो कंपनी पे, कंपनी पे पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा, डेट कैपेसिटी कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा। पहला हम बात करेंगे डेट कैपेसिटी। कंपनी के जो डेट लेने की कैपेसिटी होगी, लोन लेने की जो कैपेसिटी होगी, लोन लेने की कैपेसिटी में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी की अर्निंग कम हो रही है। तो जब अर्निंग कम होगी तो जनरली कोई भी लेंडर आपको लोन देने से अवॉइड करेगा। तो डेट कैपेसिटी कंपनी का कम हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व फंड बिकम्स डिफिकल्ट। क्रिएशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन एंड रिजर्व फंड, ये दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत होगा? ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है, यानी आपकी अर्निंग क्या है, एक्चुअल अर्निंग कम है। तो जब आपकी अर्निंग ही कम है तो आप कहाँ से मैनेजमेंट करेंगे, आप कहाँ से रिजर्व फंड क्रिएट करेंगे? डिप्रिसिएशन के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए या फिर प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपकी अर्निंग होनी जरूरी है। शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है, फंड की कमी होने की वजह से या फिर अर्निंग की कमी होने की वजह से शॉर्टेज होगा, कमी होगा क्या चीज में, शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में भी आपकी कमी होने लगेगी, यानी डे टू डे एक्सपेंसेस को भी मेंटेन करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। इशू ऑफ न्यू शेयर ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट। इस केस में अगर आपको फंड रेज करना है, यानी फंड रेज करने के लिए आपको नए शेयर आप इश्यू करना चाहते हैं या फिर आईपीओ लेके आना चाहते हैं, उस केस में आप नए शेयर इश्यू करने में आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। हो सकता है कि आपको इन्वेस्टर्स ना मिले। इशू ऑफ न्यू शेयर्स, इशू ऑफ न्यू शेयर्स बिकम डिफिकल्ट। नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एंटर इनटू ग्रेव डेंजर। फाइनेंशियल पोजीशन की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन में जहाँ पे आप एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कंटिन्यूअस बेसिस पे क्या है, अर्निंग कम हो रही है, ठीक है। जब आप कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसीडर करते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कंस्टेंटली मार्केट से रिटर्न कम कर रहे हैं, मतलब अर्निंग कम हो रही है या फिर बराबर हो रही है या फिर उससे ज्यादा हो रही है। तो आप ये कंस्टेंटली देखेंगे कि अगर आपका अर्निंग कम हो रहा है तो फाइनेंशियल पोजीशन पे भी आपके दिक्कत आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन। और लास्ट पार्ट लिख लो, इससे दिक्कत क्या आने वाली है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस या फिर भरोसा, भरोसा कंपनी से क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा। कम क्यों होगा? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है या फिर आपका परफॉर्मेंस कम हो रहा है। आपका मतलब यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कंपनी का परफॉर्मेंस जैसे कम होना चालू हो जाएगा
तो इन्वेस्टर्स का कंपनी पे भरोसा कम होने लगेगा। तो इन्वेस्टर्स लूज कॉन्फिडेंस इन कंपनी। कंपनी पे उनका कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, भरोसा, एक तरह से ट्रस्ट है वो कम होना चालू हो जाएगा। ड्यू टू इरेगुलरिटी इन डिविडेंड पेमेंट। अगर सही टाइम पे, रेगुलर टाइम पे इनको डिविडेंड का पेमेंट नहीं हो रहा है, तो डिविडेंड के पेमेंट के नहीं होने की वजह से कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनका कंपनी से धीरे धीरे जो भरोसा है वो कम होना चालू हो जाएगा। ये ओवरऑल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि कंपनी पे किस तरह से पड़ रहा है। कंपनी के बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी है उनके ऊपर स्पेसिफिकली क्या फर्क पड़ने वाला है। अगला इम्पैक्ट लिखो, शेयर होल्डर्स या फिर मेंबर ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहला इम्पैक्ट शेयर होल्डर्स पे क्या होगा कि उनको जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड में कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है कि डिविडेंड इनको ना भी मिले, या फिर जो डिविडेंड का रेट होगा, डिविडेंड का रेट कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आपकी डिक्लाइन में चल रही है, अर्निंग इसका कम हो रहा है। तो पहला लिख लो, लोअर रेट ऑफ डिविडेंड। लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, एक तो डिविडेंड का रेट कम हो जाएगा और दूसरी तरफ इरेगुलर पेमेंट होगा। इरेगुलर पेमेंट ऑफ डिविडेंड मतलब कभी पेमेंट किया जाएगा और हो सकता है कि कभी पेमेंट ना भी किया जाए। नेक्स्ट है, देयर स्टार्ट कैपिटल लॉसेज ड्यू टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय। ठीक है, क्योंकि कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन में चल रही है और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी के वजह से जो शेयर के प्राइस हैं वो क्या रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। डिविडेंड इरेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, ठीक है, ये इरेगुलरिटी ऑफ पेमेंट, लोअर रेट ऑफ डिविडेंड, इरेगुलरिटी अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड लिखना, डिविडेंड के पेमेंट में आप इरेगुलर हो जाएंगे, कभी दिया जाएगा कभी नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा हमने बात किया कैपिटल लॉसेज। कैपिटल लॉस किस फॉर्म में होगा इन्वेस्टर्स को, कैपिटल लॉसेज। तो कैपिटल लॉस का मतलब यहाँ पे है कि जो भी कंपनी का शेयर का प्राइस है, वो कंपनी के शेयर का प्राइस धीरे धीरे क्या होगा, डिक्लाइन होना चालू होगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ही नहीं रहेगी या फिर आप परफॉर्म सही नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टर्स आपके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं, आपके अर्निंग कैपेसिटी को देखते हैं। अगर कंटिन्यूस बेसिस पे ये डिक्लाइन हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट आपके शेयर प्राइस पे जाएगा। तो इन्वेस्टर्स यानी जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनका जब शेयर का प्राइस होगा, शेयर का प्राइस अगर उन्होंने 100 पे लिया है और आपके अर्निंग कम होने की वजह से शेयर का प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा और 100 से 90 95 डिक्लाइन होना जैसे ही चालू होगा, तो उनका जो अर्निंग है शेयर होल्डर्स का या फिर उनका जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि उनका जो कैपिटल लॉस है वो बढ़ने लगेगा। हाँ, डिविडेंड इरेगुलर पेमेंट, इरेगुलर पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल लॉस का मतलब यही है कि जो शेयर का प्राइस कम होगा उससे उनका वेल्थ क्या होगा, कम होना चालू हो जाएगा। वैल्यू ऑफ कोलेट्रल विल डिक्लाइन। ये कोलेट्रल वाला पॉइंट यहीं से आपका रिलेटेड है, ठीक है। कोलेट्रल का मतलब क्या है कि अगर फर्म ने या कंपनी ने कोई लोन वगैरह लिया है, लोन लिया है, तो लोन के लिए अगर हमने कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी दिया है, तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में सपोज कर लो कि हमने कंपनी का जो शेयर्स है वही हमने कोलेट्रल के या गिरवी के फॉर्म में रखा हुआ है। तो जब कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा तो आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ, अगर अपना स्टॉक हमने दिया हुआ है या फिर शेयर्स को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दें, तो इसका भी वैल्यू आपका क्या होगा, धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का वैल्यू, क्योंकि सिक्योरिटी प्राइस सही है, शेयर का प्राइस सही है, तो शेयर का प्राइस गिरने का मतलब आपका जो
कोलेट्रल के फॉर्म में आपने इसको रखा हुआ है, इसका भी वैल्यू कम होना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम इन रीऑर्गेनाइजेशन और लिक्विडेशन। रीऑर्गेनाइजेशन और लिक्विडेशन का मतलब सिंपल ये है कि अगर आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं, डेट या इक्विटी के प्रोपोर्शन को आप चेंज करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। और दूसरी तरफ अगर किसी वजह से आप कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, तो बंद करने के भी कंडीशन में आपके जितने भी एसेट्स हैं जिनको आप सेल करेंगे, तो उसका प्रॉपर वैल्यूएशन आपको नहीं मिलेगा, यानी आपको उचित दाम उसका नहीं मिलेगा। तो लिक्विडेशन हो सिचुएशन हो या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हो, तो यहाँ पे आपके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लॉस बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके वजह से, क्योंकि कंपनी जब भी रीऑर्गेनाइजेशन कर रही है, ये लिक्विडेशन में जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ही झेलना है। ठीक है, तीसरा डिस्कस करते हैं इम्पैक्ट बिजनेस पे। बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बिजनेस में देखो, जो इक्विलिब्रियम लेवल है बिजनेस का, उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ बिजनेस डिस्टर्ब ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ अननेसेसरी और अनडिजायर्ड कैपिटल। यहाँ पे हम प्रॉब्लम ये फेस कर सकते हैं एज ए बिजनेस, क्योंकि आपका जो अर्निंग अर्निंग है और जो आपका एक्सपेंडिचर है, अब वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अर्निंग और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर के बैलेंस नहीं होने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम लेवल आपका क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। तो डिस्टर्ब होने का मतलब आपको फिर कहीं ना कहीं से बोरोविंग करनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से फिर बोरोविंग करनी पड़ेगी जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है। तो ओवरऑल आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन विल डिस्टर्ब। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉल डाउन, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अर्निंग के कम होने की वजह से जो आपकी एफिशिएंसी होगी, आप फुल कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएंगे, और जब भी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगे, आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी आपको जब भी एफिशिएंसी की बात आती है, तो हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल से हम इसको कोरिलेट करते हैं। तो जब आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो आपको लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना होगा। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन आप यहाँ पे करने में क्या है, सक्षम नहीं है। क्यों? ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन। तो इसके वजह से यहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी आपका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट है वेल्थ वेस्टेड एंड वॉल्यूम प्रॉफिट डिक्लाइन। बिजनेस का ओवर डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अगला लिख लो डिक्लाइन इन वेल्थ, डिक्लाइन इन वेल्थ एंड बिजनेस प्रॉफिट। तो बिजनेस प्रॉफिट आपका इसकी वजह से कम होगा, और बिजनेस प्रॉफिट कम होने की वजह से आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट का सही रिटर्न नहीं मिलने की वजह से आप इसको कंसीडर करेंगे कि जो आपका वेल्थ कम हो रहा है, और वेल्थ आपका जो यहाँ पे आपने कैपिटल लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कैपिटल लॉस भी आपके बिजनेस के वेल्थ को रिप्रेजेंट करेगा कि कम हो रहा है, क्योंकि वेल्थ आप कैसे मेजर करते हैं, शेयर के प्राइस से। तो जब शेयर का प्राइस ही कम होगा, तो ओवरऑल बिजनेस के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, या फिर बिजनेस के जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, उसका वैल्यूएशन कम होगा। तो आप कह सकते हैं कि आपका कंपनी का, बिजनेस का वेल्थ क्या होगा, कम होने लगेगा। और लास्ट पार्ट इसमें लिखो इन्वेस्टर्स स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाले पॉइंट में हमने मेंशन कर ही दिया है, पॉइंट रहने दो इसको। सोसाइटी पे हम इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। सोसाइटी में कौन कौन लोग आते हैं कंपनी के। अगर सोसाइटी की बात करें, तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से ही, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ से सोसाइटी के कौन कौन मेंबर होंगे, जिसको आप सर्व कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके कस्टमर हैं वो हैं सोसाइटी में आपके। गवर्नमेंट भी आ जाएगी सोसाइटी में, आपके क्रेडिटर भी आ जाएंगे, सप्लायर आ जाएंगे।
तो जितने भी आपके रिलेटेड आउटसाइडर पार्टी हैं वो आपके बिजनेस के इस तरह के परफॉर्मेंस है या फिर ओवर कैपिटलाइजेशन वाली सिचुएशन से किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है उसको देखते हैं। पहला है कि कस्टमर पे आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। कस्टमर वाला पॉइंट लिख लो, कहाँ गया? कस्टमर का लिख लो, यहाँ पे सोसाइटी पे इम्पैक्ट लिख लो, सोसाइटी। ये है चौथा, ठीक है। तो सोसाइटी पे हम बात करेंगे कि सोसाइटी जितने भी कंज्यूमर हैं उनको पुअर क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकता है। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी एट हायर प्राइसेज। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, ठीक है, अर्निंग को इम्प्रूव करना है। तो जनरली अब इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए या फिर कंपनी के परफॉर्मेंस को सही करने के लिए क्या किया जा सकता है? अब हो सकता है कि बिजनेस अपने जो गुड्स या सर्विस की क्वालिटी है उसको ही कम कर दे, या फिर दूसरी तरफ प्राइस को हाई कर दे अपने प्रोडक्ट को, या फिर दोनों ही सिचुएशन हो जाए। प्राइस को भी हाई कर दिया और प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को भी हमने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, तो दोनों ही सिचुएशन। तो यहाँ पे अब क्या, ओवर कैपिटलाइजेशन सिचुएशन से कंज्यूमर को भी फेस करना पड़ रही है सिचुएशन, ठीक है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं, बाकी कंज्यूमर तो किंग है, वो तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखते हैं कि कंज्यूमर अगर आपका लॉयल है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी लाइक लेबर, क्रेडिटर, कंज्यूमर। लेबर, क्रेडिटर और लिख लो, लेबर, क्रेडिटर। लेबर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कंज्यूमर हो गया। तो कंज्यूमर की हमने बात कर ही ली। तो लेबर, क्रेडिटर पे इस पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा? क्रेडिटर को हो सकता है कि आप टाइमली पेमेंट न कर पाए। क्या हो रहा है? लेबर के केस में क्या होगा? आप टाइमली वेजेज एंड सैलरी हो सकता है कि आप पेमेंट न करें। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? लेबर या क्रेडिटर पर किस तरह से असर पड़ सकता है। इनको आप सही टाइम पे पेमेंट या नहीं करेंगे, इनको भी टाइमली पेमेंट नहीं होगी, इनके भी वेज या सैलरी से कटौती की जा सकती है। अब अर्निंग होगी तब तो देंगे ना, अब अर्निंग नहीं हो रही तो कहाँ से देंगे? इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बिकम अनसिक्योर्ड। क्रेडिटर की हम बात कर लेते हैं एक तरफ। और क्रेडिटर आपके कौन हो सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिटर इन द सेंस की लेंडर ही कर लो, ठीक है, लेंडर, ठीक है। हाँ, हाँ, सी में, ठीक है। तो अगर आपने कहीं से बैंक वगैरह से लोन वगैरह लिया है तो उस केस में भी जो लेंडर्स हैं, बैंक, लोन, इंटरेस्ट का पेमेंट, ब्याज का भुगतान आप सही टाइम पे नहीं कर पाएंगे, तो हो सकता है कि आप डिफॉल्ट करने की सिचुएशन में भी चले जाएं। तो इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स बिकम अनसिक्योर। मीनिंगलेस स्पेकुलेशन एक्टिविटीज आर इनकरेज रिजल्टिंग मिसयूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये हो गया सी। डी वाला पॉइंट यहाँ पे चौथा लिख लो। यहाँ पे जो पॉइंट है लेबर और क्रेडिटर और कंज्यूमर का, ठीक है। तो ये पहले वाले पॉइंट को यहाँ पे तीन पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। मीनिंगलेस स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो सकती है। इंकरेज रिजल्टिंग मिसयूज ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका क्या मतलब है? आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं, अब वो रिसोर्सेज का आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस केस में आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि रिसोर्सेज की यहाँ पे हो सकती है कि वेस्टेज हो, या फिर जहाँ पे हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए वहां पे नहीं करके हम किसी और जगह पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ओवरऑल हमने सिचुएशन डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे कि रेमेडियल एक्शन क्या है।
ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है, ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को हम ठीक कैसे करें, करेक्ट कैसे किया जाएगा। तो कैसे करेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ओवर कैपिटलाइजेशन का सिचुएशन है, आपके अर्निंग कैपेसिटी को हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, तो अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के, अच्छा डी वाला पॉइंट लिख लो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिमेडियल एक्शन, रिमेडियल एक्शन, रिमेडियल एक्शन। अब हम कैसे ओवर कैपिटलाइजेशन के सिचुएशन को दुरुस्त करेंगे, तो इसको मैं फटाफट से समझा देता हूँ। पहला है रिडीम बॉन्ड्स। आपके पास जितने भी बॉन्ड्स हैं या फिर डिवेंचर्स हैं, आप अपने बॉन्ड या डिवेंचर को रिडीम कर लीजिए। रिडीम करने का मतलब जितने भी आपके डिवेंचर होल्डर्स हैं जहां से आपने फंड रेज किया हुआ है, पहले आप उनको रिडीम कर दीजिए। अब इसके पीछे लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट एक्सपेंसेज है जो रेगुलर बेसिस पे इनकर हो रहा है, आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला तो तरीका है कि आप जितने भी आपके बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स को आप रिडीम कर दीजिए। दूसरा है रिडीम प्रेफरेंस शेयर। दूसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं, रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे भी सेम वही लॉजिक आएगा। प्रेफरेंस शेयर में भी प्रेफरेंस डिविडेंड को आप एज एक्सपेंस क्या कर रहे हैं, कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी यहाँ पे रिडीम कर दिया जाएगा। रिडीम करने का मतलब वापस किया जा रहा है, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनका फंड को हम क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। तीसरा आप क्या कोशिश करेंगे, एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क चल रहा है उस वर्क को इम्प्रूव करेंगे। मैनेजरियल स्किल यहाँ पे एक्सपर्टीज को ले आएंगे। एक्सपर्टीज की वजह से आप जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, तो ये एफिशिएंट मैनेजमेंट कैसे होगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप वेस्टेज को कम करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, और आपके जितने भी एक्सपेंडिचर हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, आप अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पर एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ पे हमारे अननेसेसरी एक्सपेंडिचर या फिर अनप्रोडक्टिव वर्क हो रहे हैं, उस अनप्रोडक्टिव वर्क को आप कम करिए। तो मैनेजमेंट का मतलब यही यही होगा ना कि आपका ओवरऑल कंपनी में या फिर बिजनेस में क्या चीजें चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या चीजें सही नहीं चल रही हैं। आप हर एक चीज को एनालाइज करिए, इसके बाद देखिए कि कहाँ पे हम करेक्टिव मेजर ले सकते हैं। तो यानी अगर हमने कोई अननेसेसरी, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेज है, आप अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं या फिर ज्यादा आपकी फ्रीक्वेंसी एडवर्टीजमेंट की है या फिर एडवर्टीजमेंट का बजट ज्यादा है, तो क्या करेंगे, बजट हम कम कर देंगे, एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंसेज हम कम कर देंगे। तो इस तरह से ओवरऑल आप इनकम और एक्सपेंसेज को मैनेज करने का काम करेंगे, एफिशिएंट मैनेजमेंट। रिड्यूस इक्विटी शेयर, ठीक है, रिडक्शन इन नंबर ऑफ शेयर। लास्ट पॉइंट में लिखो, रिडक्शन इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अब हम यहाँ पे इक्विटी शेयर्स का नंबर क्यों कम कर रहे हैं, ये आपका पॉइंट आता है रीऑर्गेनाइजेशन में। रीऑर्गेनाइजेशन आप कंपनी का करेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं, डेब्ट इक्विटी के मिक्स को सही करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, हमने पहले बोला कि रिडीम बॉन्ड को रिडीम कर दो, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर दो, इसके बाद मैनेजमेंट को एफिशिएंट बनाओ, फिर लास्ट में हमने इक्विटी शेयर का भी बात कर दिया कि आप इक्विटी शेयर का भी नंबर कम करिए। इसका इम्पैक्ट पता है कैसे आएगा, ईपीएस हम कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अर्निंग अपन नंबर ऑफ, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर होता है ना, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अगर आपने नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम कर दिया, ईपीएस का वैल्यू बढ़ेगा कि घटेगा। नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स आपने कम कर दिया तो ईपीएस का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा, मेरे को बताओ। अगर आप नीचे वाले पोर्शन को कम करेंगे तो आप ज्यादा बार भाग जाएगा ना,
ऐसे ही समझो। तो आप अगर नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ हम बताते हैं कि इसको कम करो, इक्विटी शेयर, ईपीएस आपका बढ़ जाएगा, अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज होगा। तो अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज होगा तो फिर से आपके शेयर का जो प्राइस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो देयर विल बी चांस दैट इट विल अप्रिसिएट। ठीक है, इसके बढ़ने के चांसेस होंगे। इसके अलावा आप एमालगमेशन कर सकते हैं, एमालगमेशन या फिर मर्जर एक्विजिशन के मर्जर कर सकते हैं बेसिकली, या फिर लिक्विडेशन कर सकते हैं। लास्ट आपका रिजोर्ट हो सकता है, लास्ट में आप कर सकते हैं। अगर फाइनली फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर तो कंपनी को आप लिक्विडेट कर दीजिए या फिर बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, अब कल की क्लास में हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे और फिर अंडर कैपिटलाइजेशन कवर करेंगे।